चलिए ठीक है, ऑनलाइन वाले साथियों को वंस अगेन गुड इवनिंग। कुछ होमवर्क दिया था क्या? कोई स्टूडेंट ऐसा है जो लास्ट क्लास शायद परसों थी, राइट, उसमें नहीं था? ओके, है 5-6 स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं। एक ओवरऑल समरी अपन देख लेते हैं। वर्क पावर एनर्जी नाम का एक चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें वर्क के बारे में बेटा बताया गया था। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स हमने पढ़ा था, एंड इट वाज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट आपको करना था, एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा। यहां पर आपने वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट नाम की एक चीज पढ़ी थी, ये वही है। तो एफ डॉट डी हो गया एफ डी कॉस थीटा। यहां आउटकम जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही बनेगी, इसलिए ये भी स्केलर प्रोडक्ट होने के नाते एक कौन सी क्वांटिटी है? वर्क स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा? अब यहां पर देखने वाली बात यह थी कि थीटा जो है वो अक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, और राइट एंगल यानी 90 डिग्री भी हो सकता है। तो जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मतलब थीटा एक्यूट है, तो कॉस थीटा क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। मतलब नेचर ऑफ वर्क डन विल बी पॉजिटिव। थीटा जब ऑब्ट्यूज है तो कॉस थीटा विल बी नेगेटिव, देन नेचर ऑफ वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव वर्क डन है तब तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज ट्राइंग टू स्पीड अप द ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वर्क डन है तो हम बोल सकते हैं फोर्स इज ट्राइंग टू स्पीड डाउन द ऑब्जेक्ट। और अगर यहां पे स्पेशली जब आप थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो cos 90 का वैल्यू 0, तो वर्क डन विल बी 0। मतलब उस पर्टिकुलर फोर्स का वर्क डन जो है वो कितना होगा? 0। इसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल भी आपको बताया था। क्या आपको बताया था? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। एक सर्कल पाथ में अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल यहां पे ड्रॉ भी करके बताया था, अगर एक स्ट्रिंग से टाई करके एक स्टोन को आप रिवॉल्व करते हैं तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। कारण हमेशा रेडियस के अलोंग लगने वाले उस सेंट्रीपिटल फोर्स में टुवर्ड सेंटर लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स के टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी से वो थीटा हमेशा कितना बनेगा? 90 डिग्री। इसलिए वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। तो इतना ही कल हमने पढ़ा था। जो ओवरव्यू है वो बता दिया है। यूनिट वर्क की है जूल, सीजीएस में अर्ग, और इसका डायमेंशन m1l2t-2 बता दिया था। चिंता की कोई बात नहीं, अगर आपसे प्रीवियस लेक्चर मिस हो गया है, ऐसे कोई भारी चीज हमने पढ़ी नहीं थी, बस एक शॉर्ट में थोड़ा बहुत जो भी था वो मैंने रिवाइज कर दिया। बाकी मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चंस के थ्रू से कवर किया जा सके। एक बार लास्ट का क्वेश्चन बता दो मुझे। जो क्लास में कराया लास्ट क्वेश्चन यही है, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसमें ये पार्ट 4 प्रोजेक्टाइल मोशन कवर हो गया था, और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा दिया होगा मैंने। ग्रेविटेशन फील्ड कंजर्वेटिव है और इसका वर्क डन जो है पाथ से इंडिपेंडेंट है। हमें सिर्फ हाइट को यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को चेक करना होता है, राइट। चलिए ठीक है, होमवर्क डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। वन बाय वन यहां पर सभी जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा बोलो। वैसा एक क्वेश्चन अभी आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या यही दिया था? ओके, फुर्ती से सभी पहुंच जाए। पेज 6, मॉड्यूल 2, पेज नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 2। I2 इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये आपके सामने बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्लास ऑफ वाटर, और इसका जो मास है वो हमें क्वेश्चन में बताया गया है, इट इज 0.5 किलोग्राम।
अब मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, आपको कैसे सोचना है वर्ड टू वर्ड पढ़ के, और आपके दिमाग में क्रिएट होना चाहिए कि हाँ ये रास्ता ऐसे आंसर आएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क कैलकुलेट करना है इन रेजिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ध्यान से सोचो, पानी का एक ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर, मास दे दिया 0.5 kg। अगर मास है तो क्या ग्रेविटी इसके ऊपर कुछ वेट mg लगा रही होगी? अरे लगाएगी या नहीं? और एटलीस्ट इतने ही अमाउंट का अपवर्ड फोर्स हमें भी लगाना होगा, तभी तो इसको मैं उठा पाऊंगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में यही पूछा है, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कि फोर्स कुछ इस तरह से मुझे लगाना होगा कि वो किसके बराबर हो? mg के। मास यहां पर दिया बेटा 0.5 किलोग्राम, जी का वैल्यू आपको बचपन से मालूम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपवर्ड फोर्स एफ कितना अप्लाई किया आपने? 5 न्यूटन। इनिशियल से फाइनल की तरफ ये वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हाइट कितना है बेटा? 20 सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड करके किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। हमारे पास अप्लाइड फोर्स एफ, बोलो बेटा कहां पर है? अपवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट एच भी कहां पर है? अपवर्ड। बोलो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो बताइए वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ विल बी एफ एच कॉस थीटा, मतलब कॉस 0। सभी वैल्यूज पुट कर दें। फोर्स है 5 न्यूटन, एच इज 1/5, कॉस 0 का वैल्यू 1। तो बोलो कितना हो गया आंसर? 1 जूल। समझ में आया सभी को? दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या है बेटा ये? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। किसी को कंफ्यूजन हो आगे से तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय फोर्स एफ। यहां पर आपका कंफ्यूजन अभी क्रिएट होगा, ऑन द स्पॉट क्लियर भी हो जाएगा। इसी में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहीं पे अगर आपसे पूछा होता कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क किया है, इसकी जगह पे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, तो आप बोल सकते हैं कि सर वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी mg, डिस्प्लेसमेंट h, और थीटा कितना लिखेंगे? 180। आपके द्वारा ग्लास पर लगाया गया फोर्स F कहां पर था? अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट भी H भी कहां पर था? अपवर्ड। तो ये अभी जो आपने WF, वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स F, जो आपने फाइंड किया है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय फोर्सेस, ये तो कितना आ गया? 1 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आप फाइंड करेंगे WmG, तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 5, 1/5 और -1, तो ये आएगा -1 जूल। इससे कुछ क्लियर हुआ? फोर्स के टर्म्स में बात करेंगे तो mg डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। इतना ही फोर्स F आपको कहां लगाना पड़ा? अपवर्ड। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय यू कितना है? 1 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? -1 जूल। क्योंकि यहां पर फोर्स कितना है बेटा? 2। बाय डिफॉल्ट मास m होने की वजह से डाउनवर्ड वेट इसका ग्रेविटेशनल पुल अर्थ की वजह से डाउनवर्ड mg। दूसरा फोर्स कौन सा है? अपवर्ड F, जो आपने लगाया इसको रेस करने की। डिफरेंस क्लियर हुआ सभी को? फोर्स कितने हैं बेटा? 2। फर्स्ट स्टेप में जो क्लियर है वो क्या है अपना आंसर अभी फिलहाल? वर्क डन इन रेजिंग द ग्लास अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या चाहती है? सब कहां पे आए? नीचे। हमने ग्लास को इंटेंशनली फोर्स लगा के कहां राइज किया है? ऊपर। तो 1 जूल प्लस 1 जूल तो है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय फोर्स एफ, और ये जो हमने -1 जूल सॉल्व किया, दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। अरे बात समझ में आ रही है? इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3। डाउट है किसी को इसमें? डाउट है? ज्यादा लगा देंगे तो बेटा आप एक्सेलरेट कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ये एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना चाह रहे हो सिंपली, तो जितना उसका वेट mg है उतने ही अमाउंट का अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। ठीक है? उससे ज्यादा लगा दोगे तो आपने उसको एक्सेलरेट कर दिया है। ठीक है? उस केस में फिर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से नहीं, वो इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करना होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो भी देख लेंगे। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन अभी नेक्स्ट है इसे इलस्ट्रेशन 3।
मेरे हिसाब से प्रीवियस क्वेश्चन मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अब अगर डाउट था भी तो अब क्लियर हो गया होगा। इसमें दो फोर्स हैं, एक ग्रेविटी का और एक एक्सटर्नल एफ। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी +1 जूल, वर्क डन बाय ग्रेविटी -1 जूल। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3 की बात करते हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़ते चलो। अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम इज एट रेस्ट। बॉडी है, मास कितना है 20 केजी, एट रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितना हो गया 0। इस पे एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन अप्लाई किया। फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि कहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ऐसे केसेस में बाय डिफॉल्ट हम यही मानेंगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है ब्लॉक ने उसी डायरेक्शन में क्या की है बेटा, ट्रैवलिंग की है। तो ये इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट एस हुआ होगा। अब देखो, कैलकुलेट द वर्क डन इन फर्स्ट 1 सेकेंड। वर्क फाइंड करना है तो फोर्स के साथ साथ और किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए उसके लिए पहले किसको फाइंड करना पड़ेगा बेटा, एक्सेलरेशन को। तो आप ठीक से देखो, क्या हमारे पास फोर्स अवेलेबल है 5 न्यूटन? अरे अवेलेबल है या नहीं? थोड़ा स्पाइन स्ट्रेट करके बैठे हैं सभी, फिजिक्स की क्लास है। यहां पर सबसे पहले फोर्स देख ले, मास देख ले, दोनों अवेलेबल है। क्या F इज इक्वल टू ma से फिलहाल क्या एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं? फोर्स एंड मास दोनों अवेलेबल है। फोर्स दिया बेटा आपको 5 न्यूटन, मास दिया है 20 केजी। कितना हो गया एक्सेलरेशन, 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम किसका यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इससे हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट। u अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो सिंपली हाफ at स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। ए अपन ने जस्ट अभी फाइंड किया 1/4, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम कितना लिया गया है, फर्स्ट 1 सेकेंड, तो टी का वैल्यू पुट कर देंगे 1 सेकेंड। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। नाउ वर्क डन बाय फोर्स F विल बी एफ एस कॉस 0। नथिंग इज मेंशन्ड, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ और कोई चॉइस भी नहीं है। तो सभी यहां पे वैल्यू देख लें आप, फोर्स क्वेश्चन में सीधा गिवन है 5, डिस्प्लेसमेंट जस्ट अभी अभी एकदम ताजा ताजा फाइंड किया अपन ने, कितना हो गया 1/8। तो ये हो गया हमारा आंसर बेटा 5/8 जूल। क्लियर हुआ सभी को? तो आगे से आपका दिमाग में प्रोसेस ऐसा ही चलना चाहिए कि फोर्स गिवन है, मास गिवन है, मतलब F बराबर ma से पहले क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो अब हम आराम से क्या फाइंड कर सकते हैं, वर्क डन बाय फोर्सेस। समझ आया सभी को? कितने को आ रहा है समझ में? आंसर तो पहले भी लिखा है, प्रोसेस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके वेरी गुड, सबको आ गया। डाउट है किसी को? चलिए ठीक है। इसके बाद कौन सा इलस्ट्रेशन दिया है, 5 भी दिया होगा। जो नए हैं हमारे साथी, जो लास्ट क्लास में नहीं थे, एक बार ठीक से इस इलस्ट्रेशन को पढ़ लीजिए। चलिए ठीक है, इलस्ट्रेशन 5 में है, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क कैलकुलेट करना है टू मूव अ बॉडी। अब ठीक से सुनो, कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव अ बॉडी। क्या कोई बॉडी अपने आप मूव कर रही है क्या? नहीं। टू मूव मतलब उसे मूव कराने के लिए वर्क यानी फोर्स हमें
लगाना पड़ेगा। अरे बात समझ में आ रही है? ये लाइन में हिडन है। कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव अ बॉडी, मतलब फोर्स हमें लगाना है। क्या मास है बॉडी का? 10 किलोग्राम। इंक्लाइन प्लेन स्मूथ, बहुत खुशी की बात है, फ्रिक्शन नहीं है। इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन एंगल ब्रैकेट में दे दिया है थीटा 30 डिग्री। और डिस्टेंस यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, एस कितना ट्रेवल किया है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग? 10 मीटर। और यहां पर एक बात बोली गई है जो कि बहुत ही अच्छी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से हम क्या समझेंगे? शाबाश, वेलोसिटी कौन से मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब बॉडी पर नेट फोर्स कितना हो गया? अरे F बराबर m ही तो होता है। A0 इसका मतलब बॉडी पर नेट फोर्स कितना है? 0। फिलहाल इस ऑब्जेक्ट पर टोटल कितने फोर्स हैं? 3। एक तो F जो हमने लगाया, जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। दूसरा क्या है? सरफेस के अलोंग ही इधर क्या लग रहा होगा? परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। और तीसरा क्या होगा बेटा? डाउनवर्ड mg। क्या इस mg के कंपोनेंट होंगे? एक तो बेटा यहां पर देखो mg cos थीटा, ये तो किससे बैलेंस हो जाएगा? नॉर्मल से। और बचा हुआ यहां पर एक दूसरा कंपोनेंट है, वो क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। इससे एक बात तो क्लियर है, नेट फोर्स तो तभी 0 होगा जब F हमारे द्वारा लगाया गया इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो ग्रेविटी के कंपोनेंट mg sin थीटा के क्या होगा? बराबर। मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट। देख लो इधर, नॉर्मल तो बैलेंस हो गया किससे? mg cos थीटा से। तो डेफिनेटली F जब तक mg sin थीटा के बराबर नहीं होगा, क्या इस ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 होगा क्या? अब कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ये होता है कि सर जब बॉडी पर नेट फोर्स ही 0 है तो ये मूव क्यों कर रहा है? बेटा नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, पर वेलोसिटी तो हो सकती है। अरे होती नहीं होती? आप जब बाइक चलाते हो इनिशियली आपने एक्सेलरेशन नहीं दे रखा वहां पे, मतलब बॉडी जो है रेस्ट पे है, गाड़ी रेस्ट पे है, लेकिन आप जैसे एक्सेलरेशन देते हो, ए दे दिया है, लेकिन अभी एकदम से वेलोसिटी जनरेट नहीं व्हीकल के अंदर, धीरे धीरे तो बढ़ती है। अरे बात समझ में आ रही है? तो सेम वे में यहां पर आपने एफ जो है वो कितना अप्लाई किया? mg sin थीटा, थीटा 30 डिग्री है, तो मास m 10 kg, g का वैल्यू 10 और sin 30 का वैल्यू 1/2, मतलब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अपवर्ड कितना फोर्स लगाना होगा आपको? 50 न्यूटन। अब हम आराम से वर्क डन बाय दिस फोर्स है फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट विल बी Fs cos 0। ये फोर्स F आपने इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इसी तरह से लगाया है, और ये डिस्प्लेसमेंट S भी इसी तरह हुआ है। दोनों के बीच एंगल कितना है बेटा? 0 डिग्री। फोर्स F 50, डिस्प्लेसमेंट 10 और cos 0 का वैल्यू 1। बताओ क्या हो गया आंसर? 500 जूल। क्लियर हुआ सभी को? हाँ बेटा बोलो। लगा लो, अच्छी बात है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर आपको आपके दिमाग में क्लियर है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट की एग्जैक्ट डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी क्लियर है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो cos 0 की वैल्यू 1 है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मत लगाओ, कंफ्यूजन ना हो मैं इसलिए बोल देता हूं। हाँ बेटा बोलो। फोर्स एक बार फिर से बताएं। ओके ठीक से सुनो बेटा, वेलोसिटी क्वेश्चन में दी कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। न्यूटन अंकल बोल के गए F बराबर ma। A0 मतलब बॉडी पर नेट फोर्स कितना है? 3 फोर्स लग रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड नॉर्मल, एक हमने लगाया सरफेस पे मूव कराने के लिए, इसको इंक्लाइन प्लेन पे अपवर्ड जर्नी कराने के लिए फोर्स F, और बाय डिफॉल्ट मास है में तो डाउनवर्ड mg लगेगा। अब इन तीन में से दो n और f एज इट इज है, mg के हमने किया बेटा कंपोनेंट। नॉर्मल तो कौन बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा, और डाउनवर्ड mg sin थीटा। इसके एकदम मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स F लगाना होगा, तभी तो आपस में फोर्स कैंसिल आउट होंगे, बॉडी पर नेट फोर्स 0 बनेगा। इसलिए F इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अपवर्ड फोर्स कितना होना चाहिए? mg sin थीटा। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6। होमवर्क किया भी है या नहीं? नहीं, वैसे इलस्ट्रेशंस में अक्सर बच्चे कॉन्फिडेंट ही रहते हैं। इलस्ट्रेशन है ना? 6 कितनों से बन गया है? इलस्ट्रेशन 6 कितनों को आ गया है? वैसे सिमिलर क्वेश्चन कल ले लिया था, पर हमने सिर्फ वहां पे नेचर फाइंड किया था। यहां पर आपको वर्क का सिर्फ नेचर नहीं बताना, आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताना है कि कितना वर्क किया गया है।
किसी को फ्रिक्शन का आइडिया नहीं है? वैसे अब तो शायद आ दिया होगा, अभी पिछले 2 दिन में आपकी कोई एक क्लास तो आई होगी इसकी, आज ही थी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी एक हल्का फुल्का आइडिया आपको दे देंगे। ये आपके सामने बेटा एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 किलोग्राम, इस रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, जिसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट आपको बताया गया है 0.4। अब ये फ्रिक्शनल कोफिशिएंट क्या होता है? ये बताता है किसी भी सरफेस की रफनेस को। किसको बताता है? कि कोई सरफेस कितनी ज्यादा या कम रफ है। म्यू की जो रेंज होती है वो होती है बेटा 0 से 1 के बीच। म्यू बराबर 0 का मतलब है स्मूथ सरफेस। कौन सा सरफेस? स्मूथ सरफेस। क्या अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मेंशन था? इसका मतलब यहां पर म्यू कितना था? 0। म्यू 1 होने का मतलब डिनोट करता है एक्सट्रीमली रफ सरफेस। राइट नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में म्यू कितना बताया गया हमको? 0.4। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं यहां पर इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितने लग रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है कांस्टेंट एंड इट इज 50 न्यूटन। अगर इसका मास m है तो क्या बाय डिफॉल्ट नीचे की तरफ डाउनवर्ड mg लग रहा होगा? अरे लगेगा नहीं लगेगा? इसी के साथ साथ यहां पर सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड क्या एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा? और सर ने अब आपको शायद बता दिया होगा कि रिलेटिव मोशन का अपोजिशन करने वाला फोर्स है हमारा फ्रिक्शन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को आपने राइट साइड धक्का दिया है, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है, मतलब सरफेस के अलोंग पीछे की तरफ यहां पर बैकवर्ड साइड क्या लग रहा होगा बेटा? फ्रिक्शन। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये फ्रिक्शन जो है ये हम फाइंड कर सकते हैं बाय म्यू टाइम्स नॉर्मल। ये फॉर्मूला बता दिया गया आपको। फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, और अभी बेटा अपन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है यहां पर, तो राइट नाउ नॉर्मल इज गेटिंग बैलेंस्ड बाय mg। तो नॉर्मल यहां पर किसके बराबर है फिलहाल? mg। बस ये म्यू mg कैलकुलेट करना है। म्यू 0.4 है, मास आपको 10 किलोग्राम दिया है, जी का वैल्यू 10, तो फ्रिक्शन बोलो कितना हो गया बेटा? 40 न्यूटन। इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि सर फोर्स तो 50 न्यूटन लगाया था, 50 में से 40 का तो फ्रिक्शन ने क्या कर दिया? अपोज। हेलो, फॉरवर्ड कितना लगा? 50, अपोजिट में कितना लगा फ्रिक्शन का? 40, तो नेट फोर्स कितना बचा? वर्क के टर्म्स में भी अभी हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। इधर देखते हैं 1 बाय 1 सभी फोर्सेस का वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्या mg और नॉर्मल का वर्क बताने की जरूरत है क्या? वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो जाएगा? सिंपली ns cos 90, तो कितना हो गया? 0। सेम गोज बाय mg, तो mg का भी कितना हो जाएगा? क्योंकि इसका भी डिस्प्लेसमेंट से एंगल कितना बन रहा है? 0। नॉर्मल लग रहा है बेटा अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हुआ राइटवर्ड, एंगल कितना बन रहा है? 90। mg लग रहा है डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल कहां हुआ अपना डिस्प्लेसमेंट? राइटवर्ड, तो यहां पर फिर से एंगल कितना बन रहा है? 90। तो नॉर्मल और mg दोनों हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर बन रहे हैं, इसलिए इनका वर्क डन कितना हो गया? 0। अब बात करते हैं अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स F की, तो इसका वर्क डन कितना होगा? फोर्स आपने लगाया राइट साइड, डिस्प्लेसमेंट भी कहां पे हुआ है? राइट साइड, तो ये हो जाएगा बेटा Fs cos 0। फोर्स अप्लाई किया आपने 50, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका यहां पर कितना हुआ है बेटा? 5 मीटर, और cos 0 का वैल्यू 1 कितना हो गया? 250 जूल। मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स आपने 50 न्यूटन लगाया है राइट नाउ, उसका वर्क डन कितना है? 250 जूल। आइए बचा हुआ अपना फोर्स फ्रिक्शन, उसका भी वर्क डन चेक करते हैं। तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल बोलो कितना बन रहा है? 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो कहां हुआ बेटा? राइट साइड, फ्रिक्शन कहां पे लग रहा था? लेफ्ट साइड। एंगल कितना हो गया दोनों के बीच? एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर दें, फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अभी अभी एकदम कैलकुलेट किया अपन ने, कितना हो गया? 40, डिस्प्लेसमेंट 5 और cos 180 का वैल्यू -1 कितना हो गया? -200 जूल। जिस तरह से बेटा हमने फोर्स के टर्म्स में बताया कि अप्लाई तो फोर्स कितना किया था आपने? 50 न्यूटन, फ्रिक्शन ने कितना अपोज कर दिया? 40, नेट फोर्स कितना बचा? मात्र 10 न्यूटन। अरे पक्की बात है। वर्क के टर्म्स में भी देखो, नॉर्मल और mg का तो 0 ही है, आपने वर्क कितना किया? 250, फ्रिक्शन कितना खा गया उसमें से? 200, यानी इफेक्टिव वर्क कितना हुआ? ओनली 50 जूल। अरे बात समझ में आई?
ये तो इंडिविजुअल वर्क है। अगर कोई आपसे इस पूरे प्रोसेस का वर्क डन पूछे तो आप सभी को न्यूमेरिकली ऐड कर देंगे, 0 + 0 + 250 प्लस और ये -200, तो कट पिट के कितना बचेगा? ओनली 50 जूल। करें, नोट करें इसको। अगर आपने दूसरी फिजिक्स वाली क्लास में पढ़ लिया अच्छी बात है, अदरवाइज ध्यान रखें, फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला होता है बेटा, म्यू टाइम्स नॉर्मल। अब वो नॉर्मल रिएक्शन जो है फिलहाल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितना है? नॉर्मल अपवर्ड, डाउनवर्ड किससे बैलेंस हो रहा है? mg से। इसलिए फिलहाल कितना है? म्यू mg। अच्छा, इंक्लाइन प्लेन पर कितना हो जाएगा? नहीं, म्यू mg cos थीटा। इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन पर किसके बराबर है? डाउनवर्ड, mg cos थीटा। आगे पढ़ लेंगे वैसे, डोंट वरी। क्या इलस्ट्रेशन 7 और 8 इसको बताने की जरूरत है? क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही वर्क से रिलेटेड तो है, लेकिन ये हकीकत में आप ऑलरेडी कर चुके हो स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में। सिंपली आपको बेटा इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, क्या फाइनल माइनस इनिशियल करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेना है। आई कैप वाली टर्म को आई कैप से मल्टीप्लाई, जे कैप वाली टर्म को जे कैप से मल्टीप्लाई, और के कैप वाली टर्म को के कैप से मल्टीप्लाई। सबका एडिशन करने से आपको वर्क मिल जाएगा। हो गया वो आई थिंक। सेम गोज विद इलस्ट्रेशन 8। इसमें हल्का सा वेरिएशन बस इतना है इलस्ट्रेशन 8 में कि जो दिए गए दोनों फोर्स है उनको बस सिंपली आप ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सिंपली नेट फोर्स आ जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट से, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। मुश्किल से 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है। हो गया हुआ आई थिंक। किया भी है या नहीं? कितनों से बन गए क्वेश्चन दोनों, इलस्ट्रेशन 7 और 8? गजब, सबने कैसे कर लिया? सब तो आए ही नहीं थे कल। गजब, चैंपियन क्लास, बहुत ही बढ़िया, अच्छा अच्छा। अब तक तो इलस्ट्रेशन थे, अब आगे देखते हैं। बिग बॉक्स 1, क्वेश्चन नंबर 1। इस पे डाउट है किसी को? सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया होगा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। W गिवन है, F गिवन है, S डिस्प्लेसमेंट गिवन है। क्या थीटा फाइंड कर लेंगे? मेरे हिसाब से तो बिना पेन चलाए भी किया जा सकता है। इधर W दिया 25 जूल, F दिया 5 न्यूटन, S दिया 10 मीटर। तो कॉस थीटा हो जाएगा 25/5 इंटू 10 मतलब 50। तो 25/50 तो हो गया 1/2, हाफ। और कॉस थीटा हाफ तब होता है जब थीटा कितना होता है? 60 डिग्री। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 कौन एक्सप्लेन करेगा? सबसे पहले तो इसमें ये लिख लें कि जो वर्ड है इन विच केस द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ग्रेटर, इसमें वर्क डन बाय काट के अगेंस्ट कर लो। इन विच केस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज ग्रेटर। वर्क डन बाय काट के अगेंस्ट कर लो, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि अगेंस्ट वर्क कर रहा है वो पर्सन।
हाँ जी, बिगिनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर नंबर फर्स्ट सामने देखें, एक मिनट। क्या ये मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट क्लास जब भी थी, मतलब तो उसमें मैंने बता दिया था, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई बॉक्स या कोई बुक उठा रखी है और वो उसको लेकर के अगर चल रहा है इस तरह से, तो बेटा यहां पर उसके हैंड्स से इस बॉक्स या बुक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या अपवर्ड मिलेगा? अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? और अगर इसको लेकर के वो इस तरह से चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? हॉरिजॉन्टली। डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो रहा है और फोर्स नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रहा है? हाथों से अपवर्ड। दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? और एंगल 90 है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल कौन लगा रहा है? पर्सन, यानी वर्क डन बाय पर्सन कितना हो गया? 0। पर सेकंड केस में ऐसा नहीं है। उसने क्या किया, एक स्ट्रिंग और पुली ली और उसकी मदद से क्या किया, 2 मीटर आगे शिफ्ट हुआ। अब वो 2 मीटर अगर आगे शिफ्ट होगा तो क्या ब्लॉक जो स्ट्रिंग से टंगा हुआ है, क्या वो 2 मीटर ऊपर शिफ्ट होगा? अरे होगा नहीं होगा? पर्सन अगर 2 मीटर आगे शिफ्ट हुआ है तो ये जो ब्लॉक अभी यहां पर हैंग कर रहा है 15 kg का, ये भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड होने की वजह से 2 मीटर कहां शिफ्ट होगा? ऊपर। मतलब ये थी ब्लॉक की इनिशियल कंडीशन और ये हो गई इसकी फाइनल कंडीशन। इनिशियली आप देखो इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे थे ब्लॉक के ऊपर? mg। और जितना ब्लॉक का वेट है mg, उतना ही स्ट्रिंग में टेंशन होगा, और जितना स्ट्रिंग में टेंशन है ऑब्वियसली उतना ही पर्सन यहां पर एफर्ट लगा रहा होगा। मतलब सब कनेक्टेड है। पर्सन किससे कनेक्टेड है? स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग किससे कनेक्टेड है? ब्लॉक से। पर्सन ने जितना फोर्स लगाया वो स्ट्रिंग में आ गया टेंशन की फॉर्म में, और जितना स्ट्रिंग में टेंशन है उसी ने किसको किया? mg को काउंटर बैलेंस किया। अरे तभी तो ब्लॉक लिफ्ट होगा। अगर किसी का वजन 100 न्यूटन है तो एटलीस्ट 100 न्यूटन के बराबर फोर्स लगाना होगा, तभी तो वो चीज उठेगी। उससे कम पे थोड़ी ना उठेगी। यानी यहां पर ऑब्वियसली टेंशन फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? mg। यहां पर मास जो है वो ब्लॉक का कितना दिया है क्वेश्चन में? 15 किलोग्राम। जी का वैल्यू आपको पता ही है बचपन से, तो बोलो कितना फोर्स लगाया? 150 न्यूटन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिस्प्लेसमेंट एस कितना लगाया गया ऊपर? 2 मीटर। अब ठीक से देखो, फोर्स भी कहां लग रहा है? अपवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुआ इसका? 2 मीटर अपवर्ड। तो वर्क डन बाय टेंशन टी विल बी टी एस कॉस 0। मतलब 150 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया आंसर? 300 जूल। मतलब उस पर्सन ने अभी यहां पर ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क किया? 300 जूल। क्लियर हुआ सभी को? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 9 तो बन गए होंगे आई थिंक। फिर से वही एफ डॉट एस करना है। R1 R2 इनिशियल और फाइनल वेक्टर दिया है, तो R2 माइनस R1 करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे और फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। इसके बाद और भी कुछ दिया है? 9 तो वही सेम ही क्वेश्चन है, 3 फोर्स है। 9 बस अननेसेसरीली थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 3 फोर्स है, तीनों का ऐड करके नेट फोर्स फाइंड करना है, F1 प्लस F2 प्लस F3। और जो नेट फोर्स है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। कंसेप्ट वही है, डॉट प्रोडक्ट करना है। थोड़ा सा आपके बस कैलकुलेशन चेक होगी, 4-5 लाइन थोड़ी भरनी पड़ेगी कॉपी में, पर आंसर आ जाएगा। ऐसी कोई भारी बात नहीं है इसमें। हम्म। इस बिगिनर बॉक्स का क्वेश्चन 8, 8 थोड़ी दिया था। 8 नहीं दिया बेटा, अभी पढ़ाई नहीं है तो। 8 नहीं दिया, 7 दिया था, 9 दिया था।
अगला क्वेश्चन करवाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, नोट डाल के लिखेंगे सभी। वर्क डन बाय ग्रेविटी work done by gravity does not depend on work done by gravity does not depend on horizontal displacement, does not depend on horizontal displacement. इस नोट का मतलब समझ में आया? कल मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में कि जब भी आप ग्रेविटी का वर्क डन फाइंड कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ हाइट को चेक करो, पाथ को नहीं देखते। जब ग्रेविटी का वर्क डन फाइंड कर रहे हैं तो हम किसको नहीं देखते बेटा? पाथ को। अगर कोई बहुत पैराबोलिक ऊट पटांग सा पाथ है तो हम जबरदस्ती परेशान नहीं होते। ग्रेविटी यानी mg कहां लग रहा है? डाउनवर्ड। तो हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट पता करने की कोशिश करते हैं जो कहां लग रहा होता है? डाउनवर्ड। ऐसा एक वो पैराबोलिक पाथ वाला क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का करवा दिए थे लास्ट क्लास में। अरे क्लियर है सभी को? तो अभी एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने है। ये एक टावर है जिसका हाइट है कैपिटल H और यहां 4 आइडेंटिकल बॉल्स A B C D, मास सभी का M ही है। बॉल A को सिंपली आपने ड्रॉप किया है, B को आपने डाउनवर्ड U स्पीड से थ्रो किया है। बॉल C को आपने ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया है, कुछ इस तरह से, थोड़ा सा तिरछा। और एक बॉल D है, प्रोजेक्टाइल में आपने एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ा था। मास सभी का M है, सभी को सेम हाइट कैपिटल H से ही इधर उधर थ्रो किया गया है। इससे पहले कि आप घबराएं एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन दिखावटी है, जबरदस्ती बस डिजाइन ऐसी क्रिएट की गई है। आंसर एकदम आसान, कंसेप्चुअल, और वो कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, अभी अभी लिखा है। वर्क डन बाय ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब हाइट को चेक करना होता है। चार पांच स्टूडेंट्स ने जवाब भी दिया है MGH। कितने लोग सपोर्ट में हैं? कितने लोग कहते हैं आंसर चारों का सेम ही होगा सब वर्क डन, क्योंकि मास सेम है और हाइट सभी की H सेम है, आंसर विल बी MGH। ऑलमोस्ट सभी ये कह रहे हैं। कोई डिफरेंट आंसर किसी का? तो इसका आंसर बेटा यही है। आंसर में आप एक लाइन लिख लेना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर ऑल द बॉल्स। इसका आंसर में लिख लो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर ऑल द बॉल्स। Vertical displacement is same for all the balls. Hence, work done by gravity is same. Hence, work done by gravity is same. एक मिनट सामने देखें सभी। ऑलमोस्ट 80-90% ने आंसर दे दिया था। रिमेनिंग स्टूडेंट्स जिसमें किसी को कोई डाउट है, एक बार सामने देखो, सामने सामने सामने, लिखना बंद।
क्या ए बी सी डी चारों बॉल्स इनिशियली क्या सेम लेवल पे है? अरे है या नहीं है? पाथ चाहे किसी का भी हो, ले दे के सब क्या वापस ग्राउंड पर ही आ चुकी हैं? अरे आई है या नहीं? बेटा इनका इनिशियल लेवल सेम है और फाइनल लेवल भी सेम है। चाहे पाथ किसी का कुछ भी हो, इनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट में गिरावट सभी की कितनी है? कैपिटल एच। मास सभी का सेम है, आइडेंटिकल बॉल्स है, तो सभी क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mgh। समझ आया सभी को? सबके ऊपर mg कहां लग रहा है? डाउनवर्ड। सभी की हाइट में गिरावट कितनी आई अपने पास? कैपिटल एच। पाथ चाहे कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को अब भी डाउट है तो मैं बॉल डी इसको थोड़ा सा समझा के दिखाता हूं। सामने देखें, ये बेटा बॉल डी इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। क्या इनिशियल से फाइनल को कनेक्ट करने वाला एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना सकते हैं? यहां हौच पोच ना हो इसलिए मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं बॉल डी के लिए। इनिशियल से फाइनल की तरफ ड्रॉ करने वाला ये है बेटा वेक्टर। क्या इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे क्या? दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज, और ये वर्टिकल किसके बराबर है? हाइट h। क्या mg डाउनवर्ड लग रहा है? तो mg का एस एक्स के साथ एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर नहीं करते। हमें सिर्फ और सिर्फ mg को किससे कंपेयर करना होता है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। mg भी डाउनवर्ड, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट sy यानी कैपिटल H भी डाउनवर्ड। कितना हो गया? सिंपली आंसर mgh। अरे क्लियर हुआ सभी को? दिमाग में फिट कर लो, आइंदा से जब भी वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करना है, पाथ को नहीं देखना, बस हाइट के लेवल में उतार चढ़ाव देखो। अगर उतार है मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव, अगर हाइट वाइज चढ़ाव हुआ चाहे पाथ कैसा भी हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। अरे क्लियर है सभी को? ओके। अगर वाकई में आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट हो गया है कि पाथ को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ हाइट का चढ़ाव या उतार देखना है, तो क्या अगले क्वेश्चन में वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड कर सकते हो सभी? एक मिनट सामने देख लें सभी। ये बेटा पेंडुलम, पेंडुलम मास m, अभी इनिशियली ओ ए इस वाली लोकेशन पे है, इस तरह से मैंने यहां से इसको रिलीज किया तो क्या छोड़ती ग्रेविटी के इफेक्ट में इस तरफ ट्रेवलिंग करेगा? तो ये लोकेशन ए और बी, ए से बी तक जब मूवमेंट हुई है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करना है। क्या हो पाएगा सबसे? किसी के तोते ना उड़े इसलिए एक हल्का सा हिंट दे देता हूं। पॉइंट ए से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका नाम पॉइंट एम मान लो। क्या अभी हो जाएगा? अरे होगा नहीं होगा? क्या समझा है मैंने? पाथ को नहीं देखना, सिर्फ हाइट में गिरावट कैलकुलेट करनी है। हो सकत या नहीं हो सकत? हो सकत? करो, गुड, ट्राई करो सब फटाफट।
लगाए दिमाग, लगाए थोड़ा। क्वेश्चन ऐसे ही ले आएंगे जो थोड़ा सा सर दर्द करेंगे आपके दिमाग में, लेकिन सीखेंगे भी ऐसे ही अपन। ट्राई करें। 2 मिनट आपके पास, फिर मैं आंसर बताऊंगा, बोले नहीं। आंसर आ जाए तो हैंड रेस कर ले, मैं पूछ लूंगा। और मास्क ठीक से लगाएं सभी, नाक बाहर नहीं दिखनी चाहिए, नाक अंदर रखनी होती है मास्क में। और कोशिश करें N95 या सर्जिकल मास्क लगाएं। हैं? जीरो? बेटा इतना आसान होता तो मैं पूछते ही नहीं ना। जब मैं कह रहा हूं 2-3 मिनट दे रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता तो मैं 15-20 सेकंड ही बोलता। कौन कह रहा है MGH? एच कहां है बेटा? आंसर एल और थीटा के टर्म्स में निकालना है। बात आपकी सही है, MGH, एच ये जो हाइट में डिफरेंस है बिल्कुल, लेकिन वो एच भी कैलकुलेट करना है आपको एल और थीटा के टर्म्स में। क्वेश्चन यही है। हमारे एक ऑनलाइन साथी ने सही जवाब दे दिया है, आकाश राज। MGL ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। आया और किसी का आंसर? शाबाश, आया कुछ लोगों का। करें, ट्राई करें। द राइट आंसर इज MGL ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। एक मिनट सामने देखें सभी। क्वेश्चन क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करना है।
पॉइंट ए पर देखो, ग्रेविटी कहां लग रहा है बेटा, एम जी डाउनवर्ड। ए से बी तक जो पाथ है, मैंने अभी अभी आपको समझाया, ए से बी कर्व्ड पाथ पे ट्रेवलिंग किए तो ए से बी डिस्प्लेसमेंट ये होगा। लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ए और बी, इनके हाइट में कितना डिफरेंस है, ए से बी जाने पर हाइट में कितनी गिरावट आई है, बस वो एच फाइंड करना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी एम जी एच। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इस एच को गिवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल एंड ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसके टर्म्स में कैलकुलेट करना है। मैंने क्या किया, ए से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। नाउ सी ट्राइंगल ओ एम ए, इसके अंदर कॉस थीटा बोलो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ओ एम अपॉन ओ ए। ओ ए मतलब यहां पर क्या है बेटा, स्ट्रिंग की लेंथ एल, यानी ओ एम मैंने कितना फाइंड कर लिया, एल कॉस थीटा। बोलिए कितना हो गया, एल कॉस थीटा। अब ठीक से देखो, स्ट्रिंग का लेंथ यहां पर एल था, तो यहां आने पर भी तो एल ही रहेगा। हेलो, स्ट्रिंग का लेंथ ओ ए पोजिशन में एल था, तो ओ बी पोजिशन, यानी जब ये स्ट्रिंग स्ट्रेट हो गई है तो अभी भी तो कितना एल ही तो रहेगा। थीटा एंगल से शिफ्ट हो गई तो स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, तो अभी भी लेंथ एल है, जिसमें से एल कॉस थीटा आ चुका है। मतलब ये बचा हुआ जो एच है ये कितना हो जाएगा, इस एल में से एल कॉस थीटा रिमूव कर देते हैं तो क्या एच मिल जाएगा, अरे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बोलो बेटा एच यानी बी एम कितना हो जाएगा, इस टोटल एल में से एल कॉस थीटा एलिमिनेट कर देंगे, एल माइनस एल कॉस थीटा, इससे फर्दर एल कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में कितना बचा, वन माइनस कॉस थीटा। बस ये एच की जगह ये वैल्यू पुट कर दी हमने, दैट्स आवर फाइनल आंसर, एमजीएल वन माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा आपको बस ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करके कैलकुलेशन करनी थी, ज्यादा भारी बात नहीं थी। कितनों को आ गया है समझ में, सीधा हाथ ऊपर, जिसको अभी भी डाउट है पूछे। ओके, आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है सुन लो, एक मिनट सॉल्व कर लेना। ये आपके सामने बेटा रिजिड सपोर्ट पे पुली अपन ने हैंग कर रखी है, और ये अपने पास एक आइडियल स्ट्रिंग, दोनों तरफ अपन ने ब्लॉक हैंग कर दिए हैं। लेफ्ट साइड तो है ब्लॉक जिसका मास है 8 किलोग्राम, राइट साइड है 2 किलोग्राम। क्या ऑब्वियसली 8 kg वाला नीचे की तरफ जाएगा, 2 kg वाला ऊपर जाएगा। क्या आपने एनएलएम में एक लाइन में सिस्टम का एक्सेलरेशन ए फाइंड करना सीखा है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास ऑफ ब्लॉक हो जाएगा। स्ट्रिंग में टेंशन टी, या तो इक्वेशन बना के करो, या फिर एक डायरेक्ट रिजल्ट भी इस केस के लिए याद होता है, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा कुछ बताया है, कोई बात नहीं, इक्वेशन बनाए कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पार्ट 3 में है अपना असली, वर्क डन बाय दिस टेंशन टी ऑन 8 kg, और टाइमिंग कितना दिया है, फर्स्ट 2 सेकंड, शुरुआती 2 सेकंड। टाइम क्यों दिया है, क्योंकि आपको यहां पर डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में कितना होगा, मतलब 2 सेकंड बाद ये सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, 2 kg वाला ऊपर जाएगा, 8 kg वाला नीचे आएगा, तो 8 kg 2 सेकंड में कितना नीचे ट्रेवलिंग करेगा वो फाइंड करना है। तो 8 kg का डिस्प्लेसमेंट कहां पे होगा, डाउनवर्ड, इस पर टेंशन टी कहां लग रहा है, अपवर्ड, तो वर्क बोलो प्लस में आएगा या माइनस में, वर्क डन बाय टेंशन टी ऑन 8 kg विल बी नेगेटिव, वो वैल्यू कितनी है वो फाइंड करनी है। चलो 2 मिनट में फुर्ते सॉल्व करो सब। माइनस थर्ड का आंसर, नहीं बेटा इतना नहीं है, वापस बोल। हाँ, -384 जूल, ये सही जवाब है, -384 जूल। बाकी भी ट्राई करें, घबराए नहीं, सॉल्व करें, 2 मिनट है आपके पास। आपके ऑनलाइन दोस्त बहुत सही जवाब दे रहे हैं, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैक्सिमम का सेम ही जवाब है, टेंशन 32 न्यूटन, एंड वर्क डन -384 जूल। काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आपके आसपास बैठे काफी लोग सॉल्व कर चुके हैं। थोड़ा सा दिमाग और हाथ दोनों तेज चलाएं, कैलकुलेशन फास्ट करें, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, प्रोसेस सिखा दिया है पूरा आपको अभी अभी।
टेंशन 32 न्यूटन, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पार्ट 3 का आंसर -384 जूल। आ रहा बेटा सभी का आंसर? -384 जूल। प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? कुछ एक्सप्लेन करना है उसमें? हो गया है ना सबसे? ओके, अगला क्वेश्चन। एक मिनट सामने देखें सभी, समझ लो इसको। क्वेश्चन ये बेटा कि आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय, पार्ट 1 तो है ग्रेविटी का वर्क डन, और पार्ट 2 है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये आपके सामने बेटा एक कैबिन है, यहां पर एक ब्लॉक एम मास का उसको टांग रखा है, और सिस्टम जो है वो G/4 से नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है। ये पूरा कैबिन जो है G/4 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर क्या हो रहा है बेटा? एक्सेलरेट। तो आपको सबसे पहले तो यहां पर mg की तो खैर कोई दिक्कत नहीं, आपको स्ट्रिंग में टेंशन T कितना है वो फाइंड करना है। इसके अलावा आपको यह भी बताया गया है कि ये पूरा सिस्टम जो है ये डाउनवर्ड कितना डिस्प्लेस हो गया है? D। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ब्लॉक का मास कितना है? m, स्ट्रिंग में टेंशन T कैलकुलेट करनी है, सिस्टम नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है बाय एक्सेलरेशन G/4, और ये कैबिन थोड़ी देर बाद कहां पर आ गया? डी डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे हुआ, ये पूरा का पूरा सिस्टम डी डिस्प्लेस हुआ है नीचे की ओर। हो जाएगा? करें, कोशिश करें।
इस पूरे केबिन का एक्सेलरेशन है g/4 डाउनवर्ड। सॉल्व करो, पूछ लेंगे भी आंसर। ओके, लिखना बंद, एक मिनट सामने देखें। आंसर आ गया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया कोई बात नहीं, सीख लो। इस कैबिन के अंदर बेटा आपने एम मास का ये ब्लॉक स्ट्रिंग की मदद से हैंग कर रखा है, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, टी।
एज यूजुअल ग्रेविटी अपना जादू दिखाएगी, डाउनवर्ड कितना फोर्स लग रहा होगा mg, और इस कैबिन को आपने इसकी इनिशियल पोजीशन से नीचे की तरफ कितना डिस्प्लेस कर दिया, किसी भी तरीके से डी डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं अगर एक्सेलरेट हो रहा है ये कैबिन g/4 से डाउनवर्ड, तो देखते हैं कि t कितना होगा। सबसे पहले अब यहाँ पे किसी ने स्यूडो किया है या जो भी किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो आप इसको ऐसे देख लो कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड अगर एक्सेलरेशन है तो डाउनवर्ड लगने वाला फोर्स क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव, और अपोजिट लगने वाले क्या लेते हैं अपन, नेगेटिव। तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और वो फिलहाल क्वेश्चन में ए कितना दिया आपने को, g/4। इससे t हो गया mg माइनस mg/4 मतलब 3mg/4। तो अभी तो हमने सिर्फ यहां पर क्या फाइंड किया है, टेंशन। इतना काम तो अपना एनएलएम वाला था, स्यूडो मान के किया है, कोई बात नहीं, आंसर t अब भी 3mg/4 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम वर्क डन यहां पे फाइंड करते हैं। देखो mg कहां पे लग रहा है बेटा, डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट डी भी कहां हुआ अपना, डाउनवर्ड। तो mg और d, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा बोलो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट d, और cos 0 का वैल्यू 1, कितना हो गया आंसर, mgd। क्या आ गया था सभी का। अगला जो है अपने पास, ये जो केबल में यहां पर ये टेंशन है अपने पास, स्ट्रिंग t, इसका वर्क डन। टेंशन देखो कहां पे लग रही बेटा, अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कहां पे हुआ है, डाउनवर्ड। टेंशन अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय टेंशन विल बी फोर्स यानी टेंशन टी इंटू डिस्प्लेसमेंट डी, और cos 180 का वैल्यू -1, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, -t इंटू डी। टी सॉल्व कर रखा है, इसको बस वैल्यू पुट कर दो, तो यार आंसर विल बी -3 mgd/4। कितनों को प्रोसेस क्लियर है, आ गया समझ में, सीधा हाथ ऊपर, शाबाश, बहुत बढ़िया। किसी को डाउट हो तो पूछें। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लेना। अगला यहां पे जो प्रोसेस है अपना, कांस्टेंट फोर्स की जगह अगर फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्पाइन स्ट्रेट लिखा है बोर्ड पे, रजिस्टर साइड में लिखेगा, कोई नहीं अभी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो तो क्या था बेटा, वर्क डन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स विच वाज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड टाइम। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से मतलब था, खेल खत्म। प्रोसेस अब भी लगभग वैसा ही है, लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, यानी किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड हो। अगर एग्जांपल के तौर पे लें, अगर मैं लिखता हूं कि फोर्स F है 3x² - 2x, क्या ये फोर्स x पर डिपेंड कर रहा है, अरे कर रहा है ही नहीं कर रहा है। तो जैसे जैसे राइट हैंड साइड x मतलब पोजीशन चेंज होगी, वैसे वैसे पल पल फोर्स भी क्या होगा, बदलता जाएगा। तो इस टाइप का अगर फोर्स है तो अब हमारा काम सिंपल डॉट प्रोडक्ट करने से नहीं होगा, हमें करना होगा इंटीग्रेशन। क्या करना होगा बेटा, आइए देखते हैं। ये आपके सामने बेटा ए से लेकर के बी की ओर जाने वाला एक रैंडम पाथ यहां ड्रॉ कर रखा है। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1। इसके थ्रू आपने इस पार्टिकल को फोर्स F fxi के प्लस fij के प्लस fz के अप्लाई करके कहां तक लेके चले गए, पॉइंट बी तक। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2। अब इंटीग्रेशन का तरीका हमेशा क्या होता है, हम हमेशा एक छोटे से पार्ट को सॉल्व करते हैं और उसको पूरे पाथ के लिए क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। मैंने क्या किया, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया dr विच इज मेकिंग थीटा एंगल। तो अगर मैं इस छोटे से प्रोसेस का, इस इतने से डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, सर सिंपल है, इन दोनों का, फोर्स का और इस डिस्प्लेसमेंट dr का क्या कर ले अपन, डॉट प्रोडक्ट। तो स्मॉल वर्क डन फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr विल बी dw इज इक्वल टू f डॉट dr। अब अगर मुझे पूरे प्रोसेस का करना है तो देखो, अगर मैं इस पूरे रास्ते पे छोटा 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 वर्क डन कैलकुलेट करके क्या सबको ऐड कर दूं, क्या टोटल वर्क डन नहीं मिल जाएगा। लेकिन अब ये डिस्क्रीट सिस्टम नहीं है कि टुकड़ों में 2 + 3 + 4 ऐसे करके ऐड कर दिया, ये कंटिन्यूसली यहां पर है मोशन में, मतलब यहां पर आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो अब हम यहां करेंगे टोटल वर्क डन ऑफ पाथ है भी फाइंड करने के लिए W, टोटल यहां पे वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन DW, मतलब इंटीग्रेशन F डॉट dr। अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे R2 R1, कोऑर्डिनेट्स बाद में पुट कर दी इनके x1 y1 z1 और R2 की जगह x2 y2 z2। F और dr दोनों को इनके पूरे फुल फ्लेज वर्जन में लिखा है। फोर्स F कितना है बेटा, fxi के प्लस fij के प्लस fz के। dr ये एक 3D में है, ये जो एलिमेंट हमने चूज किया ये इस तरह से बेटा 3D में।
क्या इसके 3 कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं? अरे बना सकते हैं ना। क्या वेक्टर में आपने कंपोनेंट किए थे? अरे किए थे, नहीं किए थे? तो इसका एक तो हो जाएगा एलिमेंट का कंपोनेंट dx i कैप, ये हो जाएगा dy j कैप, और ये आपकी तरफ जो आ रहा है z एक्सिस, ये क्या हो जाएगा dz k कैप। तो अब सिंपली यहां पे करना है बेटा डॉट प्रोडक्ट, आई कैप वाली टर्म को आई कैप से मल्टीप्लाई, बोलो कितना हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट करने पे? एफ एक्स डी एक्स। जे कैप वाली टर्म को जे कैप से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? एफ वाई डी वाई। और के कैप वाली टर्म को के कैप से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? एफ जेड डी जेड। इनकी जो अपर लोअर लिमिट है उसको स्प्लिट कर दो। dx जहां पर लिखा है वहां x की लिमिट चलेगी x1 से x2, जहां dy लिखा है वहां y की लिमिट चलेगी y1 से y2, और जहां dz लिखा है वहां पर z की लिमिट चलेगी z1 से z2। ऑन द स्पॉट इसका एक क्वेश्चन भी आपको मैं करके दिखाता हूं, फटाफट एक एग्जांपल यहां पर इसका ले लेते हैं। मान लीजिए एक फोर्स इस तरह से बॉक्स के ऊपर लगा रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये है अपने बॉक्स, और इस बॉक्स को आपने ये फोर्स F लगा करके डिस्प्लेस करके लेकर के गए हो यहां तक, और इन दोनों की जो लोकेशन है वो आपको बता रखी है, x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 3। ब्लॉक की पहले लोकेशन क्या थी? x इज इक्वल टू 1, और बाद में कहां लेके चले गए? x इज इक्वल टू 3। इसने हॉरिजॉन्टली मूव करा है, क्या इसको x एक्सिस मान सकते हैं क्या? अरे मान सकते हैं, नहीं मान सकते? ये क्या हो गई बेटा? x एक्सिस, और x एक्सिस पे y और z कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? अरे बोलो क्या होते हैं? इसका मतलब वर्क के जो 3 कंपोनेंट, 3 टुकड़े हैं x y z, क्या y और z को कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? यानी मुझे सिर्फ ये फर्स्ट वाला टुकड़ा है, फर्स्ट सेक्शन ही सॉल्व करना है। w इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, और यहां पे लिमिट x1 से x2। एफ एक्स कितना है बोलो? 3x स्क्वायर माइनस 2x। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन विद द गिवन लिमिट। x1 कितना है बेटा यहां पर? 1, और x2 यहां पे कितना है? 3। इनिशियल एंड फाइनल लिमिट पुट कर दी। इंटीग्रेशन सभी को आता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो बोलो बेटा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x क्यूब बाय 3। सेम वे में x का कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2। तो ये सिंपली अपने पास हो गया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, लिमिट पुट करना आपको आता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये फाइनली अपना आंसर हो जाएगा 27 माइनस 9 मतलब 18 जूल। फंडा समझ आया सभी को? कोई चिंता की बात नहीं है। पहले जो नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक छोटा सा इंटीग्रेशन करना होगा, और इंटीग्रेशन में बेटा ऐसे कोई भारी भरकम नहीं आता कभी भी, बस नॉर्मली ऐसे ही करना होता है। कितनों को आ गया प्रोसेस समझ में? सीधा हाथ ऊपर, शाबाश। तो क्या इस पे बेस एक आध क्वेश्चन होमवर्क में दिए जा सकते हैं? नोट करें इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1, उसके बाद बिगिनर बॉक्स 1 क्वेश्चन नंबर 4। इलस्ट्रेशन 1 के बाद बिगिनर बॉक्स 1 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8। क्वेश्चन 8 अच्छा है, इसमें एफ एक्स के साथ साथ एफ वाई भी दिया है, तो आपको 2 पार्ट सॉल्व करने होंगे। हो जाएगा? अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं बने तो घबराना मत, मैं बता दूंगा। इसके बाद एक्सरसाइज 1 पेज 28, पेज 28 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13, उसके बाद 19, 18, 19, 20। 1 से लेके 13, उसके बाद 18, 19, 20। हो जाएगा बेटा सबसे? ओके, क्लास ओवर, थैंक यू वेरी मच।